तो बच्चों अब देखते हैं अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लास्ट टाइम हमने देखा था नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि हमने देखा तो वो फेल हो गया। उसके फेलर्स के बारे में हमने देखे थे। उसके बाद जो है वो जो अब आज के दिन में जो यूज़ हो रहा है, जो चल रहा है, वो मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या तो उसको कहा जाता है वेव मैकेनिकल मॉडल। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन देखना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये, विच इज़ बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गिवन बाय हेजनबर्ग एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये हेजनबर्ग और ड्यूअल नेचर के ऊपर डिपेंडिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। हियर द इक्वेशन वी हैव गिवन इज़, ये जो है आपको दिख रहा है त्रिशूल जैसा, वो है साइन। सो डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई अपॉन डी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर साई अपॉन डी जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसको कहा जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये आपके मतलब आप हायर स्टैंडर्ड में, जहाँ पर कॉलेज में, वहाँ पर आप इसको स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये देखना है, इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो साई आपको दिख रहा है, इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब फिजिकल वैल्यू उसकी कोई नहीं है। वेयरएज ये जो है साई स्क्वायर जो है, ये दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। कोई भी एटम जो है, उस एटम में आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, जहाँ मिलने की जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय साई स्क्वायर। एक्स वाई एंड जेड जो हैं वो हैं एक्सिस, वेयर एज ई फॉर एनर्जी, एच फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वी फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूरा इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एटम। लेकिन अब यहाँ पर जो एटम है, अब तक जो हम एटम के बारे में पढ़े थे, जो नील्स बोर्स ने कहा था, या अब तक जो हम छोटे स्टैंडर्ड से पढ़कर आए हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूमता रहता है। ये हम पढ़े थे। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, बट वो इस तरह से घूमेगा। ये अब तक हम पढ़कर आए हैं, लेकिन वो अब फेल हो चुका है। मतलब आप तक जो आप पढ़े हैं वो गलत था। अब तक आपको जो सिखाया गया है एटम के मॉडल के बारे में, वो गलत था। मॉडल, एटम का मॉडल ऐसा नहीं होता है, एटम बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं। तो एटम कैसे होंगे? तो क्या किया जाए, जैसे कि अगर आपके पास कैमरा है और इस कैमरे से हम न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की फ़ोटो लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इमेज लिया। अब ये मोशन में है, हम कंटिन्यूसली हर सेकंड पे क्लिक करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर, 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 यहाँ बहुत सारी इमेज लेंगे। बहुत सारे इमेज में आपको अलग अलग पोजीशन मिलेगी। हम उन सभी इमेजेस को मर्ज करके देखें तो आपको लगेगा एक पूरा पिक्चर मिल जाएगा, जो आपको एटम का एक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाएगा। हाई रिजोल्यूशन कैमरा से अगर हम ये करें तो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें हनी बीज, हनी कॉम्ब जो है, हनी कॉम्ब के आसपास जो बीज हैं वो उसके आसपास मंडराती रहती हैं, बट इट डजेंट हैव एनी फिक्स ऑर्बिट। ऐसा नहीं कि वो एक ही पाथ पे वो घूमती रहेगी। आपने देखा होगा, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के आसपास जो बीज हैं वो चारों ओर मंडराती रहेगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो एक ही पाथ पे घूमेगी। सेम वैसे ही, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूमता रहता है। उसके पास कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं होती है, जो अब तक हमें बताया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमता है ना, वो यहाँ पर न्यूक्लियस के आसपास जो है वो घूमता रहता है, और उसके आसपास उसके होने की संभावना ज़्यादा होती है।
जैसे जैसे वो दूर जाएंगे, हम उस न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना कम होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन बना दें, ये एक लाइन है बाउंड्री, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसको कहा जाता है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। और जहाँ पर ऑर्बिटल्स मतलब इट इज़ एन एरिया इन एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90%। यहाँ पर ये ऐसा एरिया है, ऑर्बिटल्स ये ऐसा एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% है। 100% अभी भी नहीं है, 90% हो सकता है। और अगेन आई एम सेइंग दिस कि भाई ये जो मॉडल है इट इज़ बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हो सकता है, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 90% बाकी के 10% कहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो जैसे हमने कहा हनी बीज का एग्जांपल लिया तो वो बीज जो हैं वो यहीं पे ही सभी 100% हनी बीज जो है वो हनी कॉम के आसपास में होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई दूर गई हो, ठीक है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल कर इन्फानाइट पे गया हो, इन्फानाइट पे गया हो। एंड रिमेंबर व्हेन आई यूज़ द वर्ड लाइक इन्फानाइट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इट डजंट मीन्स कि वे बहुत दूर होगा, ऐसा नहीं है, वो आसपास में ही होगा, लेकिन वो डिस्टेंस उनके लिए तो इन्फानाइट ही हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी फार। बहुत उनका जो साइज़ जो है वो बहुत छोटी होती है, तो साइज़ छोटी होने की वजह से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी उनके लिए तो इन्फानाइट हो जाते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से बाहर गया हो तो वो यहाँ पर इन्फानाइट कंसिडर किया जाएगा। एंड दैट्स वाई इस क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन होने की जो संभावनाएं हैं वो 90% होती है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अब आप समझे एटम का स्ट्रक्चर। एटम जो होगा वो फिक्स ऑर्बिट यहाँ पर नहीं होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमे, बट रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर फिक्स एनर्जी तो होती है, एनर्जी उसकी फिक्स रहेगी। अगर अदरवाइज क्या होगा, अगर एनर्जी फिक्स नहीं रहेगी तो दैन इट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस, जो नहीं होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ वहाँ एक स्फीयर के फॉर्म में, इट्स नॉट लाइक दैट ऑर्बिट, एक स्फीयर के फॉर्म में जो है वो गोल गोल घूमता रहता है। तो सपोज एक गोला है तो उस गोले के आसपास ऐसे या वैसे या किसी भी तरह से वो गोल गोल घूमता रहता है। तो ये हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो अब तक जो हमने पढ़ा था मॉडल ऐसा नहीं होता है, मॉडल ऐसा होता है। सो हियर जो उसकी एनर्जी मैंने कहा कि एनर्जी विल बी फिक्स्ड जो होगी वो होगी जो हमने आगे फॉर्मूला देखा हुआ है, वही एनर्जी इक्वल टू -30.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होती है। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, हमें सॉल्व करना नहीं है, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट क्वांटम नंबर्स। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आते हैं। हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं। One is principal quantum number which is represented by small n, then azimuthal quantum number represented by small l, magnetic quantum number represented by small m, and spin quantum number represented by s। इस चारों के बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे हमने कहा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। तो ये हमें क्या दिखाता है? सो द शेल या तो ऑर्बिट जो है इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस द ऑर्बिट या तो शेल जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा? ऑर्बिट के बारे में, या तो उसको हम शेल कहते हैं। एंड इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन की वो ऑर्बिट या शेल दिखाता है तो उसके रिगार्डिंग उसके साथ साथ को एनर्जी भी दिखाता है। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट साइज ऑफ द सेल, वो उस सेल की भी साइज़ के बारे में भी सेल की साइज़ के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे हमने कहा कि भाई एन, हम स्मॉल एन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन इज इक्वल टू, अगर हमने 1 लिया तो उसका मतलब हुआ फर्स्ट शेल विच इज़ रिप्रेजेंट बाई के एज पर नील बोर
एटॉमिक मॉडल जो था, जो उन्होंने भी KLMN नाम दिया था, वही यहाँ पर है। फर्स्ट सेल है तो उसका K शेल नाम दिया गया है। n=2 अगर वैल्यू है तो समझो कि सेकंड सेल की बात हो रही है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। n=3 दिया गया है, मतलब थर्ड सेल की बात हो रही है, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। n=4 है तो समझो कि फोर्थ सेल की बात हो रही है, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN। तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, आप देखिए n=1 2 3 4 जैसे जैसे जाएंगे आप, वैसे वैसे क्वांटम नंबर के साथ साथ साइज़ भी जो है वो इंक्रीज होती है। मतलब K से ज़्यादा L बड़ा होगा, L से ज़्यादा M बड़ा होगा, M से ज़्यादा N बड़ा होगा। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट वन इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल, या तो सब ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यहाँ पर हमने क्या देखा था, सेल के बारे में या ऑर्बिट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। वेयरएज अजीमुथल इक्वेशन जो है, अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन और अबाउट सब शेल, या तो फिर सब ऑर्बिट के बारे में वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो L अजीमुथल फाइंड करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, L=n-1। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से एक माइनस कर देंगे और जो वैल्यू मिलेगी वो होगी अजीमुथल क्वांटम नंबर की, विच रिप्रेजेंटेड बाय 0 to L। उसकी वैल्यू जो है वो हम 0 to L में रिप्रेजेंट करते हैं। समझे यहाँ पर, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर n=1 लिया हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है एट दैट टाइम, ये n की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूला में, तो क्या होगा, L=n-1 मतलब 1 - 1, मतलब क्या मिलेगा आपको 0। जब 0 मतलब n अगर 1 है एट दैट टाइम, अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 0 होगा। ठीक है, जब 0 है L की वैल्यू जब 0 मिलता है, उसका मतलब कि वो हमें s ऑर्बिटल के बारे में बताता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो s ऑर्बिटल में होगा। फर्स्ट ऑर्बिट है, K शेल है फर्स्ट ऑर्बिट, उसके अंदर वो s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। चलो दूसरा लेते हैं। फॉर एग्जांपल n=2 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा 2 - 1 = 0। तो सिर्फ 0, L की वैल्यू क्या मिली आपको 1, n-1 2 - 1 = 1। तो 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 1 लिखना है। हमने क्या कहा था, 0 to L है, मतलब 0 से लेकर L तक 0, और L कितना मिला 1, यानी 0 and 1 2 होगा हमारे लिए। ठीक है, 0 and 1। तो क्या है, n=2 है, n0 मतलब 2s, n1 मतलब p, मतलब 2p। ओके, यहाँ पर दोनों हम देते, देखो n=2 है मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे 0 जो है वो s को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो p को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या होगा 2s and 2p। तो L=1 मतलब p ऑर्बिटल। अगर हमने L=3 लिया तो आपको L की वैल्यू मिलेगी 2। L की वैल्यू 2 मिलेगी, मतलब हमको लेना क्या है 0 to L, मतलब 0 to 2, मतलब 0 1 and 2, 0 1 and 2। ठीक है, तो L जो है वो आपको d ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या तो d ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो चलो 0 है मतलब s ऑर्बिट है, n मतलब 3 है मतलब 3s, देन 3p एंड 3d। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3p 3d 3s 3p एंड 3d में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद है n=4 आपने ले लिया तो आपको मिल जाएगा 4 - 1 = 3। L की वैल्यू जब 3 मिलती है मतलब 0 to 3, मतलब 0 1 2 3, तो 0 में रहेगा s p d एंड 3 जो हैं L=3 जो वो मिलता है वो आपको p ऑर्बिटल के बारे f ऑर्बिटल के बारे में आपको बताता है। तो मिलेगा आपको यहाँ पर n=4 है मतलब 4s 4p 4d एंड 4f जो यहाँ पर आपको। तो यहाँ पे आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा, वहाँ पर आपको क्या मिला था, ऑर्बिट्स के बारे में, शेल के बारे में, विच इज़ रिप्रेजेंट बाय KLMN। जब हम अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं विच हैज़ द फॉर्मूला इज n-1, मतलब n से एक कम रहेगा, तो इट इज़ 0 1 2 3, 0 1 2 3। 0 मतलब कि s ऑर्बिटल,
वन मतलब p ऑर्बिटल, 2 मतलब d ऑर्बिटल एंड 3 मतलब f ऑर्बिटल। ये एस पी डी एफ जो है वो ऐसे नहीं बोलते, उसका भी फुल फॉर्म है हमारे पास। देखो एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिस्क्रीट एंड एफ मतलब फंडामेंटल। एस पी डी एफ। तो ये था अजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या आया बच्चों, ऑर्बिटल। n हमें ऑर्बिट्स के बारे में बताता था, जो l था वो हमें सब ऑर्बिट के बारे में बताता था, जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स मतलब क्या था आपको पता है, द एरिया वेयर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इज मैक्सिमम। इट शोज दैट ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड जो एक्सिस हैं वो भी हमें दिखाता है। 1 ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल का मतलब होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं, उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर जमा हो सकते हैं। एंड इट ऑल्सो गिव्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। फॉर्मूला वी हैव गिवन एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल ब्रैकेट में l+1 h/2 मैग्नेटिक और क्वांटम नंबर को फाइंड करने का फॉर्मूला है ये, m इज इक्वल टू 2l+1। 2l+1 मतलब आपको यहाँ पर अजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज़ करना है, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चलो अब l इज इक्वल टू 0 हमारे पास है, 0 1 2 3 है, 0 रखेंगे। 0 कब होगा, जब n इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब n इज इक्वल टू जब 1 है तब l इज इक्वल टू 0 होगा, और तब m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 0 रख दें, 2 × 0 0, 0+1 m इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। मतलब n इज इक्वल टू 1 होगा तब m की वैल्यू 1 रहेगी। चलो तो m की वैल्यू 1 है। अब देखें हमारे पास क्या क्या किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो l इज इक्वल टू 0 मिला है, मतलब 0 में कितना इलेक्ट्रॉन, 0 मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। 0 है, 0 मतलब क्या हुआ, 1s फर्स्ट ऑर्बिट, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर आपने n इज इक्वल टू 2 लिया हुआ है तो 2 लेंगे, मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर l की वैल्यू जो होगी वो 0 भी हो सकती है या 1 हो सकती है। जब n इज इक्वल टू होगा तब 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 या तो फिर 1। अगर 0 होगी तो कितना होगा, 0। 1 होगा तो 2 + 1 2 × 1 + 1 3, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 3 मिलेगा, तब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक 0 भी होगा या तो, हाँ वन मोर थिंग, यहाँ पे एक बात कहना भूल गया मैं, m इज रिप्रेजेंटेड बाई -l to l, -l to l प्लस l, ओके। मतलब जो l की वैल्यू मिलेगी वो माइनस से लेकर प्लस तक हमें लेना है। तो 0 है, अगर l की वैल्यू अब 0 ले रहे हैं तब m इज इक्वल टू 3 है, 0 ही रहेगा 2s। दूसरा ऑप्शन है आपके पास l की वैल्यू 1 भी हो सकती है। जब 1 होगा तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 0 1। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो है 1 l इज इक्वल टू 1 मिला, मतलब कौन सी ऑर्बिटल हुई, p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल हुई, n इज इक्वल टू 2 है, मतलब 2p में 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2px में 2, 2py में 2 एंड 2pz में 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स। वन मोर एग्जांपल लेते हैं, चलो n इज इक्वल टू, अब हमने लेते हैं 3, तो n इज इक्वल टू 3 लेंगे तब 0 इज इक्वल टू l इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, तो 0 1 2। अब ये वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू 5, बट m इज रिप्रेजेंट बाय -l to l। तो पहले 0 के लिए देखें, तो 0 के लिए 3s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 के लिए -1 0 1 3p, उसके अंदर 3px में 2, 3py में 2, 3pz में 2, 6 इलेक्ट्रॉन। एंड देन 2 के बारे में देखें तो -2 -1 0 1 एंड 2, ये 3d में जाएंगे,
3D में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, मतलब 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX² माइनस वाई स्क्वायर एंड 3DZ²। इस सब में दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड सेम वे यू कैन ऑल्सो सॉल्व फॉर n=4 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। n=4 रख देंगे तो l कितना मिलेगा आपको 0 1 2 3, ठीक है। तो m कितना मिलेगा आपको 3 2 6 + 1 7 मिलेगा। फिर आपको इसी तरह से वो ये तीनों तो आएंगे ही और लास्ट में आएगा -3 -1 0 1 2 + 3। तो इस तरह से आपको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर, कौन सी सब ऑर्बिट के अंदर, कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ये हमें यहाँ से पता कर लग सकता है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s, स्पिन क्वांटम नंबर। Spin quantum number tells about the spin of electron at its own axis around the nucleus। अब ये बात जो है वो थोड़ी नई, जैसे हमने कहा, आप एग्जांपल है हमारे सोलर सिस्टम का, तो सन के आसपास जैसे अर्थ घूमती है, उसी तरह से हमने यहाँ पर देखा था कि भाई न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते हैं। लेकिन जैसे अर्थ अपने एक्सिस के आसपास भी गोल गोल घूमती है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी यहाँ अपने एक्सिस के आसपास गोल गोल घूमते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो, सपोज यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम एक्सिस पे नहीं घूमेंगे। एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आप कोई भी क्लॉकवाइज ले सकते हो। सपोज आपने इसको क्लॉकवाइज लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको क्लॉकवाइज ले लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब दोनों जो हैं वो अपोजिट होंगे। कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है हमें नहीं पता है, बट दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर आपने इसकी वैल्यू s=+½ ले लिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -½ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मली हम क्लॉकवाइज को +½ से रिप्रेजेंट करते हैं और -½ को एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं। टेबुलाइज करके देख लें एक बार, देख लिए। देखो अगर n आपने ये n की वैल्यू दिखाता है, ये l की वैल्यू है, ये m के लिए है और ये s के लिए है, ठीक है। इफ़ आई हैव टेकन n=1 देन l क्या मिलेगा आपको 0। एट द सेम टाइम m क्या मिलेगा आपको 0, 1s ऑर्बिट होगी, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर अपोजिट स्पिन से रिप्रेजेंट कर दिए। इफ़ यू हैव टेकन n=2 देन l=0 भी मिलेगा या 1 मिलेगा, बिकॉज l=1 बट वी रिप्रेजेंट बाय 0 to l, मतलब 0 एंड l की वैल्यू दोनों। एट द टाइम जब l की वैल्यू 1 है तब m की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3 मिलेगी, 12+1 फार्मूला से। m की वैल्यू 3 मिलेगी बट हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको -l to l, मतलब 0 के लिए 0 और 1 के लिए -1, 0+1। 0 है तो s ऑर्बिट रहेगी, n=2 है मतलब 2s ऑर्बिट रहेगा, और -1 है उसके लिए p ऑर्बिट रहेगी। तीनों में एक 2pxy, 2pyz, 2pz, तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेम वे n अपने 3 लिया हुआ है, एट द टाइम l=2 मिलेगा आपको। आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाई 0 to l, मतलब 0 1 एंड 2। जब 0 है जब l=2 मिलेगा तब आपको m की वैल्यू मिलेगी 5 इस फॉर्मूला से। 0 के लिए 0, 3s ऑर्बिट, 1 के लिए -1, 0+1 p ऑर्बिट, एंड 2 के लिए -2, -1, 0+1+2 d ऑर्बिट। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स, तो इस तरह से ये ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 2 2 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। ये था क्वांटम नंबर्स। देन लास्ट पॉइंट फॉर द डे, पाउली's exclusion प्रिंसिपल। पाउली's exclusion प्रिंसिपल।
ये हमें कहता है, ये बताता है कि इन एन ऑर्बिटल नो टू इलेक्ट्रॉन विल हैव द सेम क्वांटम नंबर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमने 4 यहाँ पर क्वांटम नंबर्स देखे, कोई भी ऑर्बिटल ऐसी नहीं होंगी जिसके अंदर ये चारों सेम हो जाए। मतलब क्वांटम नंबर में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक के अंदर तो डिफरेंस आएगा ही। सपोज एन, एल और एम अगर तीनों सेम हैं तो एस तो डिफरेंट होगा ही, क्योंकि ऑपोजिट हैं। मतलब किसी भी केसेस के अंदर कोई भी केस ऐसा नहीं होगा जिनके अंदर ये चारों क्वांटम नंबर सेम आए। नो टू इलेक्ट्रॉन विल हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ले भाई n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 लिया, तो वहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, दोनों की वैल्यू n इक्वल टू 1 है, दोनों में l इक्वल टू 0 मिल रहा है, दोनों में m इक्वल टू 0 मिल रहा है, लेकिन स्पिन तो अलग अलग ही होगी, प्लस हाफ माइनस हाफ। फर्स्ट ये मैंने एक मतलब फर्स्ट s जो ऑर्बिट है उसके बारे में हमने बात करी। तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर देखा जाए तो n इक्वल टू 1 दोनों में होगा, l इक्वल टू 0 दोनों में होगा, m इक्वल टू 0 दोनों में होगा, लेकिन s इक्वल टू तो एक में प्लस हाफ तो एक में माइनस हाफ रहेगा। मतलब चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दिस इज द लॉ गिवन बाय पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे शेप के बारे में, ऑर्बिटल्स के जो शेप्स हैं उसके बारे में देखेंगे। एंड आई थिंक कुछ 2-3 पॉइंट बाकी हैं अब चैप्टर में।